हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो एंड इन टुडेज वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द विक्टोरियन पीरियड एंड वी विल सॉल्व 10 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। और जो आज की वीडियो है दिस विल बी आवर पार्ट 18th वीडियो ऑन द विक्टोरियन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर क्विज। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, दे वांट टू नो कि जो ऐसे है आइडिया ऑफ कॉमेडी वाज रिटन बाय हुम। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट इज़ वी हैव टू लर्न कि आइडिया ऑफ कॉमेडी क्या है। वो एक ऐसे है और हमें बताना है कि ये आइडिया ऑफ कॉमेडी किन्होंने लिखा है। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ जॉर्ज मेरेडिथ। जॉर्ज मेरेडिथ जो हैं उन्होंने ये एक ऐसे लिखा है जिसका क्या टाइटल है, आइडिया ऑफ कॉमेडी। अब थोड़ा सा हम जॉर्ज मेरेडिथ के बारे में एक बार जान लेते हैं कि भाई इनको ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज़ 7 टाइम्स। तो 7 बार इन इंसान को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करा गया, लेकिन तभी इन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया कमिटी ने। सो यू कैन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉर्ज मेरेडिथ कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स होंगे उनके, ऐसे ही नहीं है, कोई माइंड राइटर नहीं है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है जॉर्ज मेरेडिथ। तो देयर फॉर दिस वर्क बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। तो इस ऐसे के अंदर जो जॉर्ज मेरेडिथ है ना, वो बात करते हैं कि जो कॉमेडी है वो एक इंटेलेक्चुअल कॉमेडी होनी चाहिए। ऐसे नहीं मतलब कपिल शर्मा शो जैसी कॉमेडी नहीं चाहिए उनको ही बिलीव्स इन इंटेलेक्चुअल कॉमेडी, मतलब जो दिमाग से निकले कॉमेडी, ह्यूमर ऑफ माइंड उसको बोला गया है। एंड ही हैज़ ऑल्सो सेड वन लाइन दैट इज़ वेयर इन आइडियाज़ आर करंट एंड द परसेप्शंस आर क्विक। तो वो कॉमेडी को क्या बोलते हैं कि जो आइडियाज़ वहाँ पर कैसे हैं, करंट हैं, ठीक है, तुरंत आइडियाज़ आ रहे हैं। एंड द परसेप्शंस, हाउ द पीपल आर परसीविंग दोज कॉमिक सीन्स, इट शुड बी वेरी क्विक। तो इसीलिए मतलब वो ह्यूमर ऑफ माइंड में विश्वास करते हैं कि भाई जो कॉमेडी है उसको कैसा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी इंटेलेक्चुअल इन नेचर। ऐसा किनका मानना है, जॉर्ज मेरेडिथ का। और वो इस ऐसे में ना कुछ राइटर्स को मतलब बहुत ही ग्रेट कॉमेडियंस बोला है, जैसे कि उन्होंने तारीफ़ करी है अरिस्टोफेन्स की। अरिस्टोफेन्स जो हैं ये एक एंशिएंट कॉमेडी राइटर हैं, तो अरिस्टोफेन्स को इन्होंने उनकी कॉमेडीज इनको बड़ी पसंद आई, उनकी तारीफ़ करते हैं। तो और भी अदर राइटर्स हैं जिनकी इन्होंने तारीफ़ करी है, उतना जानना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जस्ट रिमेंबर कि जो ऐसे है ना आइडिया ऑफ कॉमेडी, अगर आपको कॉमेडी के बारे में जानना है एंड यू वांट टू परस्यू योर रिसर्च ऑल्सो इन दैट, देन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर यू। तो जो जॉर्ज मेरेडिथ है उन्होंने लिखा है आइडिया ऑफ कॉमेडी, ठीक है। अब इसमें बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो बीटा ऑप्शन क्या है, चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम जो हैं ये एक रोमांटिक एज के एसेस्ट हैं, तो हमने इनके एसेस देख लिए थे। एंड जोसेफ एडिसन, इनके भी वर्क्स देखे हैं। अब एल्फा जो ऑप्शन है ना, बर्गसन, ये बर्गसन कौन है, ही इज़ हेनरी बर्गसन, HENRI एंड बर्गसन। हेनरी बर्गसन कौन है, ही इज़ अ फ्रेंच फिलोसफर, तो ये फ्रेंच कंट्री से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी कॉमेडीज़ के ऊपर लिखा है, लेकिन जो इनका जो ऐसे है ना उसका नाम है लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर, एन ऐसे ऑन द मीनिंग ऑफ कॉमिक। लाफ्टर एंड ऐसे ऑन द मीनिंग ऑफ कॉमिक, तो ये वाला जो ऐसे है ना लाफ्टर, ये लिखा है हमारे हेनरी बर्गसन ने, लेकिन आइडिया ऑफ कॉमेडी जो ऐसे है वो लिखा है जॉर्ज मेरेडिथ ने। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से आपसे कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द ओनली नोवेल विच इज़ रिटन बाय एमिली ब्रॉन्ते। एमिली ब्रॉन्ते कौन है, ये एमिली ब्रॉन्ते जो है ना, शी इज़ द सिस्टर ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टे। शार्लोट ब्रॉन्टे को हमने देखा था, एमिली ब्रॉन्ते हैं और फिर एन ब्रॉन्टे, ये तीनों बहनें थी। अब ये जो एमिली ब्रॉन्टे है ना, इन्होंने सूडोनेम करके ये विक्टोरियन एज में अपनी राइटिंग्स प्रोड्यूस करी थी। अब हमें बताना है कि जो एमिली ब्रॉन्टे है ना, इनमें से चारों ऑप्शंस में से उनका कौन सा ओनली नोवेल है, यानी कि कौन सा नोवेल एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है। ईजी क्वेश्चन है। देखो एमिली ब्रॉन्टे ने एक ही नोवेल लिखा है जो हमने बहुत बारी मतलब पढ़ा है हमने, उसकी समरी भी रिवाइज करते हैं हम, दैट इज़ वुदरिंग हाइट्स। तो यू हैव टू लर्न कि जो वुदरिंग हाइट्स है ना, ये नोवेल किन्होंने लिखा है, इट इज़ रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे। और इनका जो सूडो नेम था वो था एमिस बेल। एमिस बेल, ये वाला क्वेश्चन मैंने पोस्ट भी करा था एंड यू मस्ट नो कि तीनों के सूडोनेम्स क्या थे। उनके जो इनिशियल नेम है ना, उन्हीं से इनके सूडोनेम स्टार्ट होते हैं, तो आप आराम से उनको मैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वुदरिंग हाइट्स जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एंड इसकी समरी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी पूरा अच्छे से आपको कर लेना है। नाउ लेट अस लुक एट अदर ऑप्शंस। अब ये वैनिटी फेयर है, इसका पूरा सब टाइटल मैंने बताया था, दैट इज़ अ नोवेल विदाउट अ हीरो, क्योंकि इसके अंदर हीरो नहीं है। हमने देखा था ना, 2 वुमेन प्रोटेगनिस्ट हैं, तो जो 2 वुमेन है सेंट्रल कैरेक्टर है, दैट इज़ बेकी शार्प थी एक, तो कौन थी, बेकी शार्प।
और दूसरी जो थी वो थी अमीलिया शेडली। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बेकी शार्प एंड अमीलिया शेडली। तो इन दोनों प्रोटेगनिस्ट के ऊपर लिखा गया है वैनिटी फेयर एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम मैकपीस ठाकरे। तो विलियम मैकपीस ठाकरे के द्वारा लिखा गया है हमारा वैनिटी फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और इसकी समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन आयर का तो आपको पता ही होगा, जेन आयर इज़ द स्टोरी ऑफ अ जेन, और ये एक बिल्डंग्स रोमन है। क्या है ये? एक बिल्डंग्स रोमन, BILDUNGSROMAN। तो एक बिल्डंग्स रोमन हो गया। अब बिल्डंग्स रोमन क्या होता है? जिसमें कि एक कैरेक्टर की स्टोरी बचपन से उसके एडल्टहुड तक का डेवलपमेंट, कैसे उस कैरेक्टर का मोरल डेवलपमेंट हुआ, कैसे उस कैरेक्टर का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ। तो जब ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, दैट टाइप ऑफ नोवेल इज कॉल्ड एज अ बिल्डंग्स रोमन। एंड जेन आयर इज रिटन बाय शार्लोट ब्रॉन्टे, CB, जो कि एमिली ब्रॉन्टे की बहन थी। इन्होंने लिखा है जेन आयर। और इसके अंदर जो हमारे हीरो हैं दैट इज़ मिस्टर रोचेस्टर, जिसको हम बायरॉनिक हीरो भी बोल देते हैं। एंड हार्ड टाइम्स इज़ अ वेरी 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 फेमस नोवेल विच इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। तो ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है, जो कि अगेन विक्टोरियन राइटर ही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर दिया गया है द ग्रेट एग्जीबिशन एंड वी हैव टू टेल कि ये कौन से ईयर में हुआ था। सबसे पहले जानेंगे कि ये ग्रेट एग्जीबिशन है क्या। देखो, ग्रेट एग्जीबिशन क्या हुआ था ना, कि जो ब्रिटिशर्स हैं, आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को कॉलोनी बनाया था अपना। अमेरिका को भी इवन कॉलोनी बनाया था और हम लोगों को भी कॉलोनी बनाया हुआ था। अब वो जो भाई उन्होंने ना एक ग्रेट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा। एग्जीबिशन मतलब वहाँ पे उन्होंने जितनी भी उनके एक्सपेंसिव आइटम्स थे वो उन्होंने दिखाए। तो भाई वो मतलब एक तरीके से प्राउड फील करवाना चाह रहे थे खुद को ही, है ना, कि भाई देखो हम क्या क्या सामान चुरा के लाए हैं दूसरे देशों से। ठीक है, तो ग्रेट एग्जीबिशन था और वो अपनी महानता दिखाना चाह रहे थे बाकी देशों को, कि दिखाना चाह रहे थे कि भाई तुम अपनी औकात में रहो, देख लो तुम कहाँ स्टैंड करते हो और हम कहाँ पर हैं। एंड दिस वॉज अ ग्रेट ग्रेट एग्जीबिशन विच हैपेंड इन द ईयर 1851। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न, दैट इज़ 1851 में हुआ था। देखो 1857 में हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर रिवॉल्ट हो रहा था ना। यू हैव स्टडीड द 1857 रिवॉल्ट। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे देखो कुछ साल पहले ही क्या चल रहा है, इनका ग्रेट एग्जीबिशन चल रहा है 1851 के अंदर। अब इसमें ना और क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि जो ग्रेट एग्जीबिशन है वो कौन से पैलेस में हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है दैट इट टुक प्लेस इन द क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस के अंदर हुआ था एंड इट वॉज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। वो अपने आप को बड़ा बड़ा चढ़ा करके दिखाना चाह रहे थे। एंड इट वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय जोसेफ पैक्सटन। तो नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन है भाई इनके ऑर्गेनाइजर। इट इज़ डिज़ाइंड बाय होम, जोसेफ पैक्सटन ने उसको डिज़ाइन करा है। और ग्रेट एग्जीबिशन कहाँ पर हो रहा है? इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द क्रिस्टल पैलेस इन द ईयर 1851 विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर वर्क दिया गया है दैट इज़ प्रोमीथियस बाउंड, और हमें बताना है दैट इट इज़ रिटन बाय होम, किन्होंने लिखा है प्रोमीथियस बाउंड। जो वर्क है वो किन्होंने लिखा है। ओके, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ये कौन है? शी इज़ द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है विक्टोरियन एज की। हमने उनके पोएम्स भी, वर्क्स भी स्टडी करे थे, सब कुछ करा था। और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है वो उनकी वाइफ है। इन्होंने भी बहुत सारे पोएम्स लिखी हैं और वो भी हमें पता होनी चाहिए, जिसमें से एक है प्रोमीथियस बाउंड। अब इन्होंने ना देखो, प्रोमीथियस बाउंड जो एक इनिशियल वर्क है वो लिखा गया था एक ग्रीक राइटर के द्वारा। और ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है ना, ये इस प्रोमीथियस बाउंड को ट्रांसलेट भी करती हैं फ्रॉम ग्रीक टू इंग्लिश लैंग्वेज। और शी ऑल्सो राइट्स पोएम्स अंडर द टाइटल प्रोमीथियस बाउंड। तो देयरफॉर द आंसर इज एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि प्रोमीथियस अनबाउंड किन्होंने लिखा है, क्या बोला मैंने? प्रोमीथियस अनबाउंड, अनबाउंड। ओके, तो दैट इज रिटन बाय PB शेली। और ये जो प्रोमीथियस अनबाउंड है ना, ये क्या है? इट इज़ अ 4 एक्ट क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा का मतलब होता है जो कि आप बस पढ़ लो, आप उसको परफॉर्म नहीं करोगे ऑन द स्टेज। दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोजेट ड्रामा। ओके, क्लोज है वो, है ना, मतलब रीड करना आपने, परफॉर्म नहीं कर देना जा करके स्टेज पे। सो दैट इज अ क्लोजेट ड्रामा। एंड प्रोमीथियस अनबाउंड क्या है? ये 4 एक्ट क्लोजेट ड्रामा है जो कि इन्होंने लिखा है। इट इज रिटन बाय PB शेली। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि प्रोमीथियस बाउंड है कि अनबाउंड है, तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसका मतलब भी बताऊंगी कि भाई प्रोमीथियस बाउंड का मतलब क्या है और अनबाउंड का मतलब क्या है, ताकि आपको परमानेंटली क्लियर रहे। देखो, जो प्रोमीथियस बाउंड है ना, देखो पहले प्रोमीथियस कौन है? ये एक कैरेक्टर है, एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, जिसने क्या करा ना कि उसने
ही गेव फायर टू द ह्यूमंस। तो जो फायर है ना, आग का जो कॉन्सेप्ट है, आग उसने लगाना सिखा दिया किनको, टू ह्यूमंस, है ना। तो उनको मतलब बताया कि भाई फायर कैसे करते हैं। लेकिन इस चीज़ पे जो हमारे गॉड हैं Zeus, तो वो नाराज़ हो जाते हैं और वो जो प्रोमीथियस है उसको जा करके जेल में डाल देते हैं। तो प्रोमीथियस बाउंड है, मतलब प्रोमीथियस को भाई जेल में डाल दिया गया, तो याद रखना। और जो हम ग्रीक ड्रामा में स्टडी करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि प्रोमीथियस को जब जेल में डाल देते हैं तो उसको भगवान माफ़ नहीं करते और फिर वो जेल में ही रहता है। लेकिन अब प्रोमीथियस अनबाउंड में क्या है, जो कि पीबी शेली ने लिखा है, उसमें हमें दिखाया जाता है कि भाई उसको बाद में माफ़ कर दिया जाता है। तो भगवान उसको भाई माफ़ कर देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुमने कर दिया, ठीक है, अब आगे से और कुछ गड़बड़े मत करना। तो यही डिफरेंस है ना। एंडिंग में डिफरेंट कर दिया। पीबी शेली ने तो बोलते हैं कि चलो भाई तुम अनबाउंड हो गए, यू आर फ्री नाउ, बट जो ग्रीक में जो राइटिंग्स है दैट इज बाउंड। ओके, सो रिमेंबर दैट प्रोमीथियस बाउंड जो है ना, इट इज रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड प्रोमीथियस अनबाउंड इज रिटन बाय आर पीबी शेली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेम ऑफ स्विनबर्न्स एक्सीलेंट वर्क इज व्हाट। तो ये स्विनबर्न जो है ये AC स्विनबर्न है और हमें बताना है कि कौन सा वर्क इन्होंने लिखा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसका हमारा जो सही आंसर है दैट इज एटलांटा इन कैलिडन। और इस वर्क के अंदर क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स हैं। और जो ये एटलांटा है ये एक मिथिकल कैरेक्टर है, ठीक है, मिथिकल कैरेक्टर है, यानी कि एक मिथ है एटलांटा। तो बस आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि एटलांटा इन कैलिडॉन इज़ अ वर्क विच इज़ रिटन बाय स्विनबर्न एंड इट कंटेन्स द स्टोरी ऑफ हंटिंग अ वाइल्ड बियर। एक वाइल्ड बियर है, उसको हंट करा जाता है, यही स्टोरी है, मतलब दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट एटलांटा इन कैलिडन इज़ अ वर्क विच इज़ रिटन बाय स्विनबर्न, किसमें इसमें क्या है, शॉर्ट स्टोरीज और कुछ कुछ पोएम्स हैं। नाउ लेट अस लुक एट अदर ऑप्शंस। अब ये हाउस ऑफ लाइफ क्या है, दिस इज़ अ वर्क विच इज़ रिटन बाय DG रोसेटी। तो ये DG रोसेटी, दांते गैब्रियल रोसेटी हैं, वही हैं ये जिन्होंने प्री रेफलाइट मूवमेंट को शुरुआत करी थी। द लाइफ एंड द डेथ ऑफ जेसन, ये जो वर्क है ना, दिस इज़ रिटन बाय विलियम मॉरिस जी ने लिखा है। एंड लव इज़ इनफ जो है, दिस इज़ ऑल्सो वर्क विच इज़ रिटन बाय विलियम मॉरिस। तो आपको पता होना चाहिए सारे ऑप्शंस भी। लेट अस रिवाइज वंस अगेन। एटलांटा इन कैलिडन इज रिटन बाय AC स्विनबर्न। बीटा ऑप्शन क्या था हमारा, हाउस ऑफ लाइफ। हाउस ऑफ लाइफ किन्होंने लिखा है, DG रोसेटी ने लिखा है, दांते गैब्रियल रोसेटी जी ने लिखा है। एंड द वर्क्स द लाइफ एंड डेथ ऑफ जेसन और लव इज इनफ, ये दोनों वर्क इन्होंने लिखे हैं बाय विलियम मॉरिस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम फ्लाइज अ रीडिंग डायल 1883 में पब्लिश करा गया है एंड वी हैव टू टेल दैट दिस इज पब्लिश्ड बाय हुम। तो टाइम फ्लाइज यानी कि भाई समय उड़े जा रहा है ना, टाइम फ्लाइज बाय इन विंक ऑफ एन आई, दिस इज द लाइन विच आई रिमेंबर, है ना। मतलब मस्त लाइन है कि भाई पलक झपकाते ही टाइम चला जाता है ना। तो टाइम फ्लाइज हमें बताना है अ रीडिंग डायल, जिसका पूरा फुल टाइटल है एंड वी हैव टू टेल कि दैट दिस इज पब्लिश्ड बाय हुम। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ क्रिस्टीना रोसेटी। क्रिस्टीना रोसेटी कौन है, ये विक्टोरियन एज की पोएट है और इन्होंने लिखा है वर्क टाइम फ्लाइज। इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है दैट इज़ गॉबलिन मार्केट। गॉबलिन मार्केट तो इनका भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है, उसको तो आपको याद ही रखना है क्योंकि इसमें से पोएम के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी तो समरी एकदम टिप्स पे कर लेना और इसके जो इंटरनल क्वेश्चंस है वो भी आएंगे, सो दैट यू हैव टू डू। तो इसमें वो बस मतलब उड़ते हुए समय के बारे में बात करती हैं और वैसे ही पोएम है। मैं एक टाइटल भी बता देती हूँ, जैसे कि इसमें एक पोएम है, उसका टाइटल है दैट इज़ टू व्हाट पर्पस इज़ दिस वेस्ट। ओके, टू व्हाट पर्पस इज़ दिस वेस्ट, तो मतलब याद रहे तो ओके, बट आई डोंट थिंक सो दैट याद रहने वाला है। तो इतना याद रख लो कि जो टाइम फ्लाइज है ना और रीडिंग डायल, इट इज़ रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी और गॉबलिन मार्केट तो डिटेल में करना ही करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। यहाँ पर दिए गए हैं हमें 2 कैरेक्टर्स और हमें बताना है कि ये कैरेक्टर कौन से वर्क से लिए गए हैं। कैरेक्टर कौन कौन है, हुरी बाबू और तीशू लामा, 2 कैरेक्टर्स हैं और हमें बताना है कि कौन से वर्क से लिए गए हैं। पहले हम वर्क जानेंगे और वो वर्क इन्होंने लिखे हैं, पहले हम ये जान लेते हैं और फिर हम बताएंगे कि भाई ये कैरेक्टर्स कौन से उससे लिए गए हैं, ये आप मुझे बताना। ओके, सो किम जो वर्क है ना, ये लिखा है हमारे रूडयार्ड किपलिंग ने। रूडयार्ड किपलिंग ने वही जंगल बुक जिन्होंने लिखी है, दिस इज ऑल्सो रिटन बाय रूडयार्ड किपलिंग और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो देयरफॉर दिस राइटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी जो है ये लिखा गया है R.K. नारायण जी के द्वारा, जो इंडियन नोवेलिस्ट हैं। और कूली किन्होंने लिखा है, इट इज़ बाय मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद ने कौन सा वर्क लिखा है, कूली, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोवेल।
अब जंगल बुक के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे तो आप भली भांति आप उन लोगों को जानते ही होंगे, मोगली और जो बाकी कैरेक्टर्स थे हमने देखे थे ना। और कूली का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है दैट इज़ एन ऑर्फन बॉय जिसका नाम है मूनो। मैन ईटर ऑफ मालगुडी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हमने देखे थे, दैट इज़ वासु एंड नटराज भी एक कैरेक्टर है, वासु एक कैरेक्टर है। वासु तो वही है ना जो कि द मैन ईटर ऑफ मालगुडी किसको बोला गया है, दैट इज़ वासु। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ किम। किम जो नोवेल है विच इज़ रिटन बाय रूडयार्ड किपलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल है। तो इसमें से ये कैरेक्टर्स लिए गए हैं तीशू लामा जो कि एक पर्सन है उसके अंदर, है ना, और वो सैल्वेशन की तलाश में घूम रहा है, मुक्ति की तलाश में घूम रहा है। और हुरी बाबू जो है ये भी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं अंडर द ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स को सर्व कर रहे हैं और इंडियन पर्सन है हुरी बाबू उसमें। तो किम जो है इसको बहुत ही डिटेल में स्टडी कर लेना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी भाई जिसमें कि मैं सारी शॉर्ट स्टोरीज फटाफट से बता सकूँ। अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है तो आप फटाफट से वो वीडियो देख लो, लेकिन किम इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, तो इसकी जो समरी है वो बहुत डिटेल में कर लेनी है आपने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है ये स्टेटमेंट किन्होंने बोली है। क्या स्टेटमेंट है, दैट देयर इज़ नॉट बेटर इंग्लिश एनीवेयर दैन द इंग्लिश ऑफ द बाइबल। मतलब कोई बेटर इंग्लिश नहीं है भाई एनीवेयर देन द इंग्लिश ऑफ द बाइबल, यानी इंग्लिश ऑफ द बाइबल इज़ द बेस्ट इंग्लिश। अब ये स्टेटमेंट किन्होंने बोली है हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी जो हैं ये एक लिटरेरी क्रिटिक हैं और इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दी है कि देयर इज़ नो बेटर इंग्लिश एनीवेयर देन द इंग्लिश ऑफ द बाइबल। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जॉन सेंट्सबरी जो हैं उन्होंने क्या करा है भाई, उन्होंने बाइबल की इंग्लिश को बेस्ट बोला है। इस क्वेश्चन को रिलेटेबल करके याद रखना कि जैसे बाइबल है तो सेंट है ना, तो सेंट बाइबल, तो यू कैन मार्क द आंसर इन योर एग्जामिनेशन, याद रह जाएगा आपको ऐसे ही मेमोरी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु सेज। तो यहाँ पर फिर से एक स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट अब किन्होंने बोली है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं दे आर द ड्रामाज ऑफ फिजिकल एक्शन, ओके, एंड द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, नॉट बैलेट्स ऑफ ब्लडलेस इमेजेस और सेरिमोनियल फॉर अ डाइंग गॉड। तो ये वाली जो लाइंस हैं फॉर शेक्सपियर दीज आर बीइंग सेड बाय हेनरी लेविन। तो हेनरी लेविन इज द करेक्ट आंसर हेयर। ना ही तो ब्रैडली ने बोली है, एस.टी. कॉलरिज ने कुछ नहीं बोला, मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कुछ नहीं बोला है। तो हेनरी लेविन ने ये स्टेटमेंट्स बोली हैं कि जो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ है ना दे आर द ड्रामाज ऑफ फिजिकल एक्शन, हमें देखने को मिलता है, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, नॉट द बैलेट्स ऑफ ब्लडलेस इमेजेस और द सेरिमोनियल फॉर अ डाइंग गॉड, तो ये देखने को नहीं मिलता है। तो दीज स्टेटमेंट्स आर बीइंग सेड बाय हेनरी लेविन। Coming on to the last question of today's video, who is known as the father of English socialism? कौन है जिनको बोला गया है that he is the father of English socialism? सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म मतलब जैसे कि हमने अपने प्रियम्बल में भी पढ़ा है ना, इंडियन के प्रियम्बल में, दैट इंडिया इज़ अ सोशलिस्टिक कंट्री, है ना। तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज इक्वली अमंग ऑल, तो वो सोशलिज्म है। एंड दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन जो थे ये ना पहले क्या थे, ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे। तो टेक्सटाइल्स का इनका बिजनेस था, टेक्सटाइल्स का। बाद में ये क्या बन गए, इन्होंने सोशलिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ही हैज़ सेट अप सो मेनी कोऑपरेटिव्स, इन्होंने बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बनाए, फिर उन्होंने ट्रेड यूनियंस भी इस्टेब्लिश करे। तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश सोशलिज्म, या फिर इंग्लिश की जगह पर आप बोल दो ब्रिटिश सोशलिज्म। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रॉबर्ट ओवन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है दैट हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश सोशलिज्म, देन यू हैव टू टेल कि दैट रॉबर्ट ओवन इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश सोशलिज्म। बाकी ऑप्शंस हैं हमारे, रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनकी पोएम्स देख ली थी, ए कॉपर भी देख लिया, और J.S. मिल तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनके जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना दैट इज़ ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी क्या है, ये एक ऐसे है, ये पूछा जाता है भाई, बहुत बार पूछा गया ऑन लिबर्टी। एंड द सेकेंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्क इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द सब्जेक्शन SUBJECTION, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। और इसका ईयर भी पूछा जा चुका है, तो दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो J.S. मिल को याद रखना, जॉन स्टुअर्ट मिल है ये।
तो आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू ऑल। और जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, दैट इज़ द बॉडी पार्ट दैट यू डोंट यूज़ यू लूज़ दैट बॉडी पार्ट। तो इसका मतलब है कि भाई एक्सरसाइज करनी है। अगर देखो जिस भी बॉडी पार्ट की आप एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, इसका मतलब वो कुछ ही सालों बाद काम करना ही बंद कर देगा। अगर आप घूमना ही बंद कर दोगे तो आपकी टांगे घुटने सब जवाब दे जाएंगे, सब में दर्द होने लग जाएगा। और ज़्यादा देर तक चेयर पे बैठे रहोगे तो आपकी कमर भी आपका साथ छोड़ देगी। तो आपको क्या करना है ना, दैट यू हैव टू डू कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज। आपको हर दिन प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज़ योर वेल्थ। अगर हेल्थ है तो भाई बाकी सब कुछ हो जाएगा, बट नो, प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद योर हेल्थ एंड देन योर एजुकेशन। So all of you keep doing exercise, keep revising questions and do a lot of practice। बस एक लास्ट वीडियो आने वाली है विक्टोरियन एज के ऊपर, फिर उसके बाद विक्टोरियन एज कंप्लीट हो जाएगी। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसके बाद हम कौन से वाली प्लेलिस्ट बनाएं, मॉडर्न पे करना है, पोस्ट मॉडर्न पे करना है, कौन सा क्विज आपको करना है। तो डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन, हम वही शुरू करेंगे इसके बाद। गुड बाय टू ऑल।